हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सेमेस्टर 2 के लिए वीडियो काफी खास होने वाली है क्योंकि लेसन नंबर 2 की आज हम बात करने वाले हैं एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यानी कि इनकम मेथड के ऊपर। लास्ट की दो वीडियोस में मैंने खत्म किया था एक्सपेंडिचर मेथड और इस वीडियो में बात करने वाले हैं इनकम मेथड के ऊपर कि इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और इसे कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। आई बात समझ में। और भाई इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स प्रिपेयर हो चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। और एक बात और ध्यान रखना, किसी भी प्रकार की क्वेरी, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें बता सकते हैं, ठीक। लेकिन किससे रिलेटेड? कंटेंट से रिलेटेड, या फिर किसी क्वेश्चन में डाउट है, किसी क्वेरी में डाउट है, किसी वीडियो में डाउट है, आप इस पे व्हाट्सएप कर देना। जैसे आप लोगों के एग्जाम्स आएंगे, आई बात समझ में, मैं इस कंप्लीट सीरीज के अंदर, जैसे सीरीज तो एग्जाम से पहले कंप्लीट हो जाएगी, आई बात समझ में, उस टाइम पे मैं सिर्फ क्या करूंगा, आप लोगों के डाउट्स को डिस्कस किया करूंगा वीडियोस में। आई बात समझ में। तो चलो फिर देखते हैं आज हमें क्या करना है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इसमें, इनकम मेथड। और भाई हाँ, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और जितना ज्यादा हो सके शेयर कर देना उन ग्रुप्स में जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला है सेम सब्जेक्ट का। और यहाँ पे क्या लिखना है, इनकम मेथड में होता क्या है, मतलब लोगों की इनकम से क्या निकालना है, नेशनल इनकम। बात भैया एक्सपेंडिचर मेथड से तो निकाला था, अब इनकम से भी निकालना पड़ेगा। बिल्कुल मेरे भाई, समझाता हूं, दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है, बस थोड़ा सा बात को थोड़ा सा घुमाया हुआ है। एक सिंपल सी बात, हम एक बात जानते हैं ना कि जब किसी एक की इनकम होती है तो दूसरे क्या होता है, एक्सपेंडिचर। आई बात समझ में। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप लोगों ने सुना होंगे फैक्टर ऑफ पेमेंट। फैक्टर ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक फर्म का मालिक कुछ चीजों पे खर्चा करता है, उसमें क्या बोलते हैं, लैंड, ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, है ना। तो ये चार होते हैं हमारे। अगर मैं लैंड की बात करूं तो लैंड के क्या देता है हमें, रेंट। अगर मान लो कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई बिजनेस फर्म, ठीक है, लैंड लेती है नॉर्मल पीपल से, उसके बदले से क्या देना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा। तो ठीक है, इसका एक्सपेंडिचर क्या बना, हमारी इनकम। लेबर कौन प्रोवाइड करेगा, अब कंपनी का मालिक खुद थोड़ा मजदूरी करेगा अपनी कंपनी के अंदर, ठीक है, इसे क्या रखने पड़ेंगे, इंप्लॉइज रखने पड़ेंगे। उसके बदले क्या देगा, उसके तुम्हें क्या देगा, ये वेजेस या फिर सैलरी, वेजेस एंड सैलरी, ठीक है। फिर आता है कैपिटल। हो सकता है बहुत से ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जो कैपिटल कहां से लेते हैं, मार्केट से, ठीक है, मार्केट से पैसा लेंगे तो क्या करेंगे, इसे तुम्हें क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। जैसे सपोज करो बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज बैंक से लोन लेती है, तो बैंक के पास किसका पैसा होता है, खुद का, हमारा, हम देते हैं बैंक को पैसा, है ना। बैंक में हमारा सेविंग अकाउंट होता है, तो बैंक हमारे पैसे को यूज करते हैं देने के लिए, उसके अंदर क्या जनरेट करती है, वो इंटरेस्ट जनरेट करती है और उसी इंटरेस्ट का कुछ पार्ट, ठीक है, एज ए कमीशन अपने पास रख के हमें प्रोवाइड कर देती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा कैपिटल क्या मिला हमें, इंटरेस्ट। और फिर क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप, जिसका माइंड लगा हुआ है उस बिजनेस को चलाने के लिए, उसे क्या मिलता है, प्रॉफिट। तुमने क्या बात समझी कि ये सारी चीजें एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मोटा मोटा अपने पास एक्वायर करती है बिजनेस को रन करने के लिए, बदले में ये चीजें प्रोवाइड करती है, तो उसका खर्चा हमारे लिए क्या बना, इनकम। और फिर जब हमारे पास इनकम आता है, हम उसी इनकम से उसके ऊपर क्या करते हैं, खर्चा करते हैं। क्या करने में, उनके प्रोडक्ट को, उनकी सर्विसेज को यूज करने के लिए हम खर्चा करते हैं, तो वो क्या बनता है वापस, उनकी इनकम। इसे क्या बोलते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो किसी एक का एक्सपेंडिचर किसी दूसरे का क्या बनता है, इनकम। तो हमने एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ लिया और हमें सिर्फ इनकम मेथड पढ़ना है। आई बात समझ में। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इनकम मेथड। दिस मेथड कैन बी यूज्ड इन टेस्टिंग सेक्टर, ठीक है। देखो आप लोगों को याद होगा इकोनॉमिक्स में सेक्टर हम तीन तरह की बात करते थे जब छोटे से थे ना, 10th क्लास में, बिल्कुल छोटे से। तो 10th क्लास में एक चीज समझी थी कि सेक्टर तीन तरह के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, है ना। प्राइमरी सेक्टर किसका था, एग्रीकल्चर का, ठीक है। सेकंड सेक्टर किसका था, हमारा जो प्रोडक्शन वगैरह करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। और टर्शियरी सेक्टर हमारा किसका था, सर्विस सेक्टर, है ना, जहां पे बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो जितने भी सेक्टर आते हैं हमारे किसके अंदर आते हैं, जितने भी हमारे सर्विस सेक्टर आते हैं सब किसके अंदर आता है, टर्शियरी सेक्टर के अंदर। इसको हम टेस्टिंग सेक्टर भी बोलते हैं, सर्विस सेक्टर बोलते हैं इसे। आई बात समझ में। तो सेक्टर तीन तरह के होते हैं, ध्यान रखना। प्राइमरी, जहां पे वो लोग आते हैं जो एग्रीकल्चरल के अंदर किसी भी तरीके से एनरोल्ड है, लेकिन इनकी जो प्रोडक्शन करते हैं किन चीजों का, खाने पीने वाली चीजों का, जो एग्रीकल्चर से हमें क्या मिलता है। उसके बाद क्या आता है हमारे पास, दूसरा जिसे बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर, जहां पे कौन सी इंडस्ट्रीज है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, जो किसी न किसी तरीके से कुछ चीजों का करते हैं प्रोडक्शन, ठीक है। फिर आता है हमारे पास थर्ड में क्या आता है, ध्यान रखना, सर्विस सेक्टर, जो हमें सर्विस प्रोवाइड, कैसी सर्विस प्रोवाइड करती है, बैंक की सर्विस, इंश्योरेंस की सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस, कम्युनिकेशन की सर्विस। तो किसी भी तरह की सर्विस वो हमारे सर्विस सेक्टर के अंदर आता है।
तो इन दिस मेथड फैक्टर इनकम, अब हमें बात किसी के ऊपर करनी है, फैक्टर इनकम के ऊपर बात कर चुका हूं। चार तरह के होते हैं। इन फॉर्म ऑफ रेंट मिलता है कब, जब हम किसी को अपनी लैंड देते हैं। इंटरेस्ट कब मिलता है, जब हम किसी को अपना पैसा देते हैं। ठीक है, वेज कब मिलता है, जब हम किसी कंपनी के अंदर खुद एज ए एम्प्लॉय काम करते हैं। और प्रॉफिट कब मिलता है, जो हमारा वहां पे दिमाग लगता है। आई बात समझ में? तो which factors of production received by rendering their services in the production of goods and services। और ये सब हमें कब मिलता है, जब कोई प्रोडक्शन कंपनी, ठीक है, कुछ गुड्स या फिर कुछ सर्विसेज जनरेट करती है, तो उन्हें इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। और इन सब चीजों के लिए हम डिफरेंट चीजें क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। फिर क्या आता है, क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ इनकम। ठीक है, हमने क्लासिफाई कर दिया पूरी इनकम को, पूरी इनकम। तो अगर मैं बात करूं इनकम मेथड में, तो तीन ही तरह की मेन चीजें होती हैं। पहला होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कि एम्प्लॉइज को कैसे कैसे पैसा दिया जाता है। दूसरा होता है हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, तीसरा हमारा होता है मिक्स्ड इनकम। ठीक है, तो अगर मैं इन तीनों का सम कर दूं तो सिंपल सी बात है, हमारा नेशनल इनकम कैलकुलेट किया जाएगा। वो लेकिन बात है, इतना छोटा टॉपिक है नेशनल इनकम मेथड से निकालना नहीं मेरे भाई। अब इन हर एक पॉइंट में ना बहुत सारे पॉइंट इंक्लूड किए जाते हैं। आई बात समझ में? जो हम डिस्कस करेंगे जब हम न्यूमेरिकल वाला फॉर्मूला करवाऊंगा ना आपको पूरा, वहां पे हम इन तीनों फॉर्मूलों को, इन तीनों चीजों को और डिटेल में समझेंगे। आप पूरा समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा बेसिक लेवल पे। तो पहले उसने क्या बोला, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। अब नाम से पता लग रहा है जहां पे हम एम्प्लॉइज को कंपनसेशन देते हैं। तो बताइए फ्री में देंगे कंपनसेशन? अरे नहीं मेरे भाई, काम भी तो करवाते हैं उससे, है ना। एक मजदूर बेचारा गधा मजदूरी करता है, पूरे दिन मेहनत करता है, 12 घंटे नौकरी करता है, 8 घंटे नौकरी करता है, फिर देखो उसे क्या मिलती है, वेजेस मिलती है, उसकी सैलरी मिलती है उसको। आई बात समझ में? तो उसके किसके आता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है, इट इज द रिवॉर्ड ऑफ लेबर बाय रेंडरिंग देयर सर्विसेज। जहां पर भी सर्विस देता है इन द फॉर्म ऑफ कैश, या तो कैश की फॉर्म में, ठीक है, रेंडरिंग देयर सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ कैश और इन काइंड। ठीक है, इट इंक्लूड्स वेजेस एंड सैलरीज। इसमें क्या इंक्लूड होता है, वेज और सैलरी इंक्लूड होता है। ठीक है, इन कैश और काइंड एंड द एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। और या तो कैश मिलेगा, देखो सैलरी किस फॉर्म में मिलती है, या तो कैश की फॉर्म में, फिर इन काइंड, मतलब कोई किसी तरीके से दे सकता है, चेक दे सकता है, ऑनलाइन पेमेंट कर सकता है, किसी भी तरीके से। ठीक है, एंड इन काइंड एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स लाइक बोनस, पीपीएफ एटसेट्रा। ठीक है, जिनको नहीं पता, पीएफ तो पता होगा आप लोगों को, प्रोविडेंट फंड। ठीक है, अब प्रोविडेंट फंड क्या होता है, जैसे मान लो, ठीक है, कि अगर किसी एम्प्लॉय को एकदम से पैसे की ज्यादा नीड पड़ जाए, वो ज्यादा सेव ना कर पाए, तो उसकी सैलरी से ना कोई भी कंपनी, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर जॉब में है, एक सैलरी कैसा काट लेती है। सैलरी कैसा काट के कहां पर देती है उसे, उसके पीएफ अकाउंट में। ठीक है, यानी कि प्रोविडेंट फंड के अकाउंट में। साथ साथ वहां पे कुछ कंट्रीब्यूशन अपना भी डाल, सपोज करो, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, मान लो किसी की सैलरी है मंथली 20,000, तो उसकी इनकम से सपोज करें 2,000 रुपए काट लिया कि भाई हम तेरे को देंगे 18,000 इन कैश। जो 2,000 है वो आपके नाम का ही रहेगा, वो हम जमा कर देंगे किसमें, पीएफ में। अब इसमें जो पीएफ है उसके दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, वो 2,000 है कि एम्प्लॉय ने कितना पैसा दिया अपनी इनकम का। एक होता है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कौन होता है, जो उसे हायर करता है, कि उसने बोला 2,000 तेरी इनकम से काटूंगा, 2,000 में खुद से मिलाऊंगा। ठीक है, 2,000 में खुद से मिलाऊंगा, सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूं, 4,000 रुपए मैं तेरे नाम पे हर महीने जमा करता रहूंगा, कि ताकि तेरे को फ्यूचर में जिस भी तरह की इमरजेंसी पड़े, प्रॉब्लम आए, तो तू इस पैसे को यूज करके अपनी लाइफ में उस प्रॉब्लम को दूर कर सकता है। तो आई मेरी बात समझ में? तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, पीएफ, यानी कि प्रोविडेंट फंड। ठीक है, तो इसे बोलते हैं एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम। तो हमने क्या देखा कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली क्या आया, उसकी इनकम। ये तो चलो, ये तो है प्राइवेट सेक्टर के लिए, जहां पर उसे दो चीज मिलती है, एक सैलरी, दूसरा उन्हें पीएफ वगैरह मिल जाता है। लेकिन अगर हमने देखा कि मैं सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में और भी चीजें मिलती हैं, और बेनिफिट क्या हो सकते हैं, हो सकता है आपको बहुत सारे अलाउंस मिलते हो। ठीक है, आपको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिलता हो, रेंट अलाउंस मिलता हो। ठीक है, बहुत सारे तरह के अलाउंस मिलते हैं, वो भी कई बार क्या होता है कंपनी खुद प्रोवाइड करती है, अगर आप अच्छी पोस्ट पे हो तो। और गवर्नमेंट जॉब में तुम जानते हैं डिफरेंट तरह के अलाउंस दिए जाते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में लगा लो, सैलरी तो एक सिर्फ बेसिक पे होता है, अलाउंसेस काफी ज्यादा मिलते हैं गवर्नमेंट जॉब में। आई बात समझ में? ऐसे प्राइवेट सेक्टर में बहुत बार अलाउंसेस बहुत ज्यादा मात्रा में मिलते हैं, फैसिलिटीज बहुत ज्यादा मात्रा में मिलती है। ठीक है, तो उसके लिए वो भी सर्विस के क्या करते हैं, काउंट करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या देखा स्टार्टिंग में, इट इज द रिवॉर्ड ऑफ लेबर बाय रेंडरिंग देयर सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ कैश। एक तो कैश की फॉर्म में, दूसरा इन काइंड की फॉर्म में, और वो सब आता है इस पॉइंट के अंदर। आगे बात समझ में? अब आते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे, हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। इसमें जनरली इसको पैसिव सोर्स ऑफ इनकम, वो कैसे आएगी, जैसे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ठीक है, आपने अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे चढ़ा दिया
कि भाई हम उसे यूज नहीं कर रहे, आप लोग उसे रेंट पे लेना चाहते हो तो रेंट ले सकते हो, ठीक है, तो रेंट पे दे दिया, अब उसके बदले आप क्या कर रहे हो, रेंट ले रहे हो, ठीक है, तो वो किसके अंदर आता है, ऑपरेटिंग सरप्लस के ऊपर। इनकम तो है ये भी, वैसे सोर्स ऑफ इनकम है, एसेट जनरेट किया, वहां से मुझे क्या मिल रहा है, रेंट मिल रहा है, फिर इंटरेस्ट मिल रहा है। इंटरेस्ट कब मिलता है, जब हम कैपिटल देते हैं, अपनी पैसा देते हैं, ठीक है, एंड प्रॉफिट, देन वी गेट ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है। तो ये सब बेनिफिट किसके अंदर, ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी यानी कि रेंट से पैसा आ रहा है, अपना पैसा दिया किसी को तो इंटरेस्ट आ रहा है, और प्रॉफिट कब आएगा, जब हम कोई बिजनेस रन कर रहे होंगे, वहां से जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा मनी आएगी, ठीक है, मतलब जब हमारा रेवेन्यू हमारे कॉस्ट से फालतू होगा तो हमारा क्या बचता है, प्रॉफिट बचता है। आई बात समझ में। अब आता है हमारे पास आगे, तो प्रॉफिट इज ऑल्सो डिवाइड इनटू 3 कैटेगरीज। प्रॉफिट को भी हम कुछ हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है डिविडेंड, जिनको नहीं पता डिविडेंड, भाई देखो जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें जरूर पता होगा डिविडेंड क्या होता है, या फिर जो कॉमर्स के बच्चे हैं उन्हें पता होगा डिविडेंड किसको बोलते हैं। डिविडेंड का मतलब होता है प्रॉफिट का कुछ हिस्सा, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा कि आपने कुछ चीजें सुनेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर, डिवेंचर, ठीक है, तो ये सब किसके अंदर आता है हमारे पास। अब मान लो कोई इक्विटी शेयर होल्डर के बैठा है किसी कंपनी के, इक्विटी शेयर होता है, प्रेफरेंस शेयर होता है। इक्विटी शेयर का मतलब होता है हमारे पास कि किसी ने किसी कंपनी की इक्विटीज ले रखी है, यानी कि हिस्सा ले रखा है, उसे बोलते हैं हिस्सेदारी, ठीक है। सपोज करो कि किसी कंपनी के पास 2 लाख शेयर है, आपने उसमें से 50,000 शेयर ले रखे हैं, यानी कि आपके पास 1/4 वहां पे क्या है, इक्विटीज है, हिस्सा है 1/4 का। तो जो भी कंपनी का प्रॉफिट होगा ना, उसका 1/4 आपके हिस्से में भी आएगा, ठीक है। तो इक्विटी शेयर होल्डर को जनरली क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड मतलब क्या होता है, प्रॉफिट का हिस्सा, सिर्फ इतनी सी बात ध्यान रखना। फिर क्या आता है हमारे पास, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, एंड कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ऐसा प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता। पता है ऐसा क्या होता है भैया, सुनो, कई बार जो होता है ना कंपनीज, इसको हम ये भी बोल सकते हैं एक तरह से प्रोविजंस बनाना। क्या बनाना, प्रोविजंस बनाना, ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे आने वाली वीडियोस में। प्रोविजन का सिंपल सा मतलब पता है क्या होता है, बहुत सी कंपनीज अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा एज अ रिजर्व अपने पास रख लेती है। अब एज अ रिजर्व रखने का मतलब क्या है, वो प्रोविजंस बना के चलते हैं कि इन फ्यूचर किसी भी प्रकार का घाटा हुआ, किसी अगर लॉस हुआ, सपोज करो फैक्ट्री में, किसी फैक्ट्री में आग लग गई, किसी ब्रांच में आग लग गई, तो भाई फ्यूचर अनसर्टेन है। भाई इंश्योरेंस भी तो होता है, इंश्योरेंस एक अलग चीज है। जैसे मान लो कोई मशीनरी अब एकदम से खराब हो गई, ठीक है, जिसको आप तुरंत रिप्लेस करना चाहते, या फिर हाँ मार्केट में अपॉर्चुनिटी आ गई। अब अपॉर्चुनिटी तो कोई भी इंश्योरेंस पैसा नहीं देता ना, अपॉर्चुनिटी आ गई, ठीक है, तो उससे बचने के लिए भी होता है हमारे पास अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है, मतलब प्रॉफिट का एक हिस्सा, रिजर्व का एक हिस्सा, ठीक है, जिसको हम उसमें डाल देते हैं कि भाई प्रॉफिट का हिस्सा हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, कंपनी के अंदर ही पड़ा रहेगा कि अगर फ्यूचर में किसी भी तरीके में अपॉर्चुनिटी दिखाई दी कि हमें लग रहा है कि अब हमारा ये पैसा काम आ सकता है और अच्छे रिटर्न जनरेट किए जा सकते हैं, तो मैं उस पैसे को वहां पे इंक्लूड कर दूंगा, वहां पे डाल दूंगा, जिससे क्या हो, मैक्सिमम प्रॉफिट आ पाए। आगे बात समझ में। और कोई थ्रेट आया तो हम उस पैसे को यूज करके उससे बच भी सकते हैं। फिर आता है हमारा कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स का मतलब होता है वो टैक्स जो बिजनेसमैन प्रोवाइड करते हैं, किनको, गवर्नमेंट को, उसे क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स। आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारा क्या होता है, प्रॉफिट का हिस्सा। तो डिविडेंड ऐसा प्रॉफिट जो वो खुद के पास क्या करते हैं, अपने रख लेते हैं। अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो कंपनी में पड़ा रहता है, जिसको हम किसी भी अपॉर्चुनिटी थ्रेट में यूज करते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स, भाई जब प्रॉफिट कमाएंगे तो उसका कुछ पार्ट टैक्स भी देना पड़ेगा ना गवर्नमेंट को, तो वो कॉर्पोरेट टैक्स। और आपको ना पता हो तो सबसे ज्यादा टैक्स बिजनेसमैन ही भरते हैं हमारी कंट्री के अंदर। जो ये सैलरीज आती है ना गवर्नमेंट जॉब के लोगों की सैलरी आती है, ठीक है, कि उनके बैंक में सैलरी आ रही है, वो सब कौन भरते हैं, बिजनेसमैन भरते हैं, ठीक है। अब आते हैं आगे, मिक्स्ड इनकम का मतलब क्या होता है। मिक्स्ड इनकम का मतलब होता है, आप लोगों को पता होगा किसी भी कंट्री में ना 2 तरह के सेक्टर काम कर रहे होते हैं, एक होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर, एक होता है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में सिर्फ 5% पीपल्स ऐसे हैं एज टू डाटा जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करते हैं, इन्फोसिस, ठीक है, रिलायंस, टाटा, ठीक है, तो ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनमें वो काम करते हैं। तो 5% तो क्या है, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जो किसी ना किसी बड़ी कंपनी में करते हैं, काम करते हैं। फिर आता है 90% जो हमारा क्या होता है, 95% जो हमारा क्या होता है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। एक ऐसा सेक्टर जिसको ऑर्गेनाइज करना बहुत मुश्किल होता है, फिर इसको ऑर्गेनाइज ना किया जाता हो, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड ग्रुप। जैसे कि वेंडर्स हो गए बहुत सारे, ठीक है, आपने देखा होगा हमारे पास बहुत सारे वेंडर्स जो ठेला वगैरह लगाते हैं, ठीक है, मतलब जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जो खुद उन्होंने अपने आप को खुद ही क्या कर रखा है, एम्प्लॉय बना रखा है, ठीक है। जैसे कि बहुत सारी दुकानें चलती हैं, ठीक है, किराने की हो गई, आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो सकती है, फास्ट फूड की शॉप्स होती हैं। तो जो भी इन सब के अंदर आता है ना, जो वेंडर्स होते हैं हमारे छोटे मोटे वेंडर्स, वो सब किसके अंदर आते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर, और वो जनरेट करते हैं मिक्स्ड इनकम। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मिक्स्ड इनकम क्या होता है, इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड
पर्सन की इनकम को हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड इनकम। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या आया, तो एनडीपीएट एफसी और डोमेस्टिक इनकम, अगर मैं इनका सम करूं तो ध्यान से समझना, ये हमारा होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस में ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस में मिक्स्ड इनकम। तो मिक्स्ड इनकम हमारा क्या आया, वो इनकम जो कौन जनरेट कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग। ठीक है, तो इन तीनों का हमारा क्या बनता है, डोमेस्टिक इनकम और एनडीपीएट एफसी। लेकिन अगर आपको यहां से निकालना है एनएनपीएट एफसी, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम, तो आपको यहाँ पे सिर्फ एक चीज और ऐड करनी होगी, एनएफआईए। ठीक है, अब आती है कि ऑलमोस्ट मैंने तीनों मेथड डिस्कस कर लिए हैं मेरे हिसाब से प्रीवियस वीडियोस में। ठीक है, अब मैं न्यूमेरिकल्स के ऊपर ज्यादा काम करूंगा इस टॉपिक के, कि ये सारी चीजें बनी कैसे है, इनको हम यूज कैसे कैसे करते हैं फॉर्मूला बनाने के लिए। तो एनडीपीएट एफसी है ना, इसमें अगर मैं एनएफआईए, जिनको नहीं पता प्रीवियस वीडियो में बात की हमने एनएफआईए के ऊपर, इसका मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम, ठीक है, फ्रॉम अब्रॉड। तो जब हम इसको ऐड कर देते हैं ना, तो हमारा क्या बनता है, नेशनल इनकम बनता है। ठीक है, यानी कि एक तरह से मैं बोल सकता हूं कि एनपी से डीपी पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, ये करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, मतलब सॉरी, डीपी से एनपी पे जाने के लिए हम ये करते हैं। हमने एनएफआई ऐड किया, तो अब हमारा जो डीपी है ना, वो एनपी बन चुका है। तो यहां से मैं एक बात और क्लियर कर देता हूं, अगर इसी वीडियो में क्लियर करूं तो, कि कभी भी अगर आप लोगों को, डीपी को बोलते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनपी को बोलते हैं हम लोग नेशनल प्रोडक्ट। अगर आपको डीपी से एनपी पे जाना है, जैसे मैं इस फॉर्मूले में गया, डीपी से एनपी जाने के लिए अब क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है एनएफआईए, और अगर इसका उल्टा करना हो तो माइनस कर दूंगा एनएफआईए। तो इस बात का ध्यान रखना, और इसको क्या बोलते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो उम्मीद है आप लोगों को इनकम मेथड में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं बचेगी। इतना ही था हमारा इनकम मेथड। ठीक है, और ये हमारा खत्म हो चुका है। फिर भी किसी भी प्रकार की क्वेरी रह जाए, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, मैं उस क्वेरी को पूरी तरीके से रिजोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर भाई वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। और इसका न्यूमेरिकल पोर्शन बस जल्द आने वाला है, जहां पे हम सारे फॉर्मूलों के ऊपर बात करने वाले हैं, हर एक मेथड के ऊपर। ठीक है, अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से। बस ये सारी बात आपको पता होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अब जिसको जो उतारना है उतार ले।